हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से जो चैप्टर हैं आपके डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आफ्टर दैट एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे चैप्टर हैं कि जिनमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन पोर्शन बहुत कम है। तो जो बच्चे 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पर जो ग्रिप होती है वो थोड़ी लूज होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, जो बच्चे IIT, नीट, ठीक है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आपको पता है डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स वो उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल में कहीं ना कहीं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो ये चैप्टर उनके कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही देखते हैं कि सर इन चैप्टर को आपको करा दीजिए, तो हम इन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, और इसको आप जानते भी हैं कि यहाँ से हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है। चैप्टर थ्योरेटिकल्स हैं, सिंपल। अगर हम इसी चैप्टर की बात करें तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एक छोटा चैप्टर है, तो और मोस्टली हम इसे 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट भी कर लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को पढ़ेंगे, ताकि आपके जो एग्जाम आए उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और आगे भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी हेल्पफुल हो। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है थ्योरेटिकल, लेकिन पढ़ेंगे भाई। फिजिक्स मैंने पहले ही बोला है, फिजिक्स को रट्टाफिकेशन नहीं पढ़ सकते आप। रट्टाफिकेशन करके पढ़ेंगे तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं होगा। फिजिक्स को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो बोलते हैं बच्चे कि फिजिक्स टफ कुछ नहीं होता भाई, रट्टाफिकेशन मत करो, कंसेप्ट को पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और मैं पहले ही बोला है कि हम 4-5 वीडियोज में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में हम इन पॉइंटों को कंप्लीट करेंगे। फोटोन क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, क्या करेक्टरिस्टिक है, फोटोन कहाँ से आई है, कैसे माना गया, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इजेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे कर पाते हैं हम किसी मेटल से, उनकी क्या प्रोसेस है, और एक पढ़ेंगे इसमें वर्क फंक्शन एनर्जी। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट न्यू वीडियो लेकर आएंगे, उसमें फिर आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है। ठीक है, समझना है, मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा आपके पास, और आफ्टर दैट जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम इसके नोट्स भी अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये एक बहुत ही नई क्रांति थी, ठीक है, एक बहुत ही न्यू चीज़ थी भाई। देखिए हमारे पास दो चीज थे, एक मैटर एक रेडिएशन। ठीक है, मैटर और रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट। तो आप अगर लाइट की बात करें, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लाइट। ठीक है, तो आपने लाइट के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से डिस्कवरी चलती आ रही है। 1675 में न्यूटन्स ने कार्पुस्कुलर थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि लाइट्स क्या है, कार्पुस्कुलर हैं, छोटे छोटे कार्पुस्कुलर हैं। ठीक है, तो वहाँ न्यूटन ने कार्पुस्कुलर थ्योरी बताई थी, यानी वो पार्टिकल थ्योरी थी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, क्योंकि आपने देखा है कि भाई लाइट के फिनोमेना होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो कार्पुस्कुलर थ्योरी से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूव हुए थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन प्रूव नहीं हुए थे, रेक्टिलिनियर मोशन प्रूव हो गया था। तो आफ्टर दैट नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए, जैसे यंग्स। ठीक है, उन्होंने लाइट को वेव में करके एक्सप्लेन कर दिया कि भाई लाइट क्या है, वेव। तो उस टाइम पर जो लाइट को क्या मान लिया गया, लाइट को वेव मान लिया गया, और वेव मानकर पढ़ते रहे। ठीक है, यंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए मैक्सवेल वगैरह से। बाद में फिर एक 20वीं सेंचुरी में फिर बहुत चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो वेव पढ़ते रहे। बाद में 20वीं सेंचुरी यानी 1905 के आसपास की बात समझे, तो इसको लाइट को फिर पार्टिकल थ्योरी में मान लिया गया। अब इसको ऐसे कैसे माना, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ,
और जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे लाइट को वापस पार्टिकल की नेचर मान ली गई। ठीक है, तो ये लाइट की बात थी, लाइट और रेडिएशन। अगर मैटर की भी बात करें हम, मैटर, तो मैटर को हम जानते हैं पहले से पार्टिकल माना हुआ था, मैटर बाई पार्टिकल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होता है, एटम से का मॉलिक्यूल्स बनाएगा, फिर कंपाउंड वगैरह बनेंगे, तो मैटर पार्टिकल्स की थ्योरी थी। बाद में आकर मैटर को भी वेव मान लिया गया। देखिए बिल्कुल एक नई फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जिसे बोलते हैं। और ये कब माना, जब एक एक्सपेरिमेंट आया डेविसन और गर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसको वेव प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल अलग चीज से है कि देखो लाइट थी, लाइट को वेव से फिर पार्टिकल माना, मैटर पार्टिकल्स पढ़ रहे थे फिर वेव मान लिया गया। तो ये बहुत चीज चेंज हुई। और बाद में आकर आप इसमें पढ़ोगे डी ब्रोगली, ठीक है, टी ब्रोए, उन्होंने तो उसकी डुअल नेचर दे दी, एक नया ही क्रांति ला दी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसे ऐसे डिटेल से पढ़ना है। तो अब हम पढ़ना है कि लाइट को वेव के बाद पार्टिकल माना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो उस एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक नई थ्योरी आई थी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम एनर्जी। तो उसमें लाइट को क्या बोला, उन्होंने बोला लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट, एनर्जी ऑफ पैकेट। ठीक है, यानी लाइट को एनर्जी ऑफ पैकेट बोल दिया, जिनका नाम रखा फोटोन, एंड नेम फोटोन। ठीक है, एक नई चीज आ गई फोटोन। तो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, जिसको इन्होंने बहुत सारे नाम दिए, क्वांटा भी बोला, क्वांटा भी है ये। ठीक है, एनर्जी के पैकेट हैं, तो ये चीज थी फोटोन। तो एक फोटोन, एक नई चीज आ गई कि अगर जैसे ये लाइट है, ये ऐसे चल रही है, तो ये रियलिटी में है क्या, ये पैकेट है, छोटे छोटे पैकेट्स। किसके पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इनको क्या नाम दिया, इनको नाम दिया फोटोन। सेकंड बोला ईच फोटोन ट्रेवल with speed of light, with speed of light in vacuum। ठीक है, वैक्यूम में ये कितनी स्पीड से चल सकता है, लाइट की स्पीड से चल रहा है, जो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई मीडियम चेंज होने पर आपको पता है वेवलेंथ वगैरह चेंज होंगी, तो हो सकता है कि स्पीड चेंज हो जाए। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में कितनी स्पीड चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फोटोन की कहानी चल रही है। फोटोन थे क्या, थर्ड क्या बोला, द मास ऑफ फोटोन नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी फोटोन का कोई मास ही नहीं है। ठीक है, देखिए फोटोन है लेकिन फोटोन का कोई मास नहीं है। द मास ऑफ फोटोन नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा नहीं है कि लाइट आ रही है और हमारी लग रही है, हमें महसूस हो रही है कि भाई हमारे पैकेट्स लग रहे हैं हमारे ऊपर, मास नहीं है, मास लेस है ये। द मास ऑफ फोटोन नॉट डिफाइंड बट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, रेस्ट मास 0 है, लेकिन जो उसका रियल मास है वो डिफाइन नहीं है। तो द मास ऑफ फोटोन नॉट डिफाइंड बट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। क्लियर हुई? ये फोटोन की प्रॉपर्टी है, फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। नंबर 4,
फोटोन इज चार्जलेस, यानी फोटोन इज न्यूट्रल। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने कि फोटोन इज चार्जलेस, फोटोन इज चार्जलेस। चार्जलेस समझ रहे हो, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नो इफेक्ट कैन बी फाइंड ऑन फोटोन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चार्जलेस है यानी कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थे नंबर ऑफ 4। नंबर 5, द एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू HF। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो फोटोन की एनर्जी को उन्होंने बोला E इक्वल्स टू HF। हियर E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। H इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, चेक कर लेंगे, कांस्टेंट है ये। तो 6.627 को समथिंग इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है और F होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली रिलेशन है। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली ऑफ वेवलेंथ होती है। तो यानी हम इसको अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं VE इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। भाई आपने पढ़ा होगा V वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और वेवलेंथ के साथ क्या टर्म्स होता है, V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू, भाई V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, तो F इज इक्वल टू होगा V अपॉन लैम्डा। और यहाँ V वेलोसिटी और ये पार्टिकल्स चलते हैं लाइट के और कैसी स्पीड से चलते हैं, C स्पीड से। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम वेवलेंथ का टर्म्स लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का टर्म लिख सकते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ। तो ये था नंबर 5। अगर आपसे एनर्जी पूछे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं E इक्वल टू HF, और अगर पूछे वेवलेंथ के टर्म में तो E इक्वल टू HC बाय लैम्डा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। भाई फोटोन पर इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है फोटोन के ऊपर। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी का फोटोन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटोन इंक्रीज होते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर फोटोन इंक्रीज होते हैं, बट एनर्जी ऑफ फोटोन नॉट चेंज। ध्यान से समझना है इसको। इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर, इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, फोटोन इंक्रीज, यानी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, बट एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन सेम। आया कुछ समझ में क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज करो आप दो सोर्स ले लें,
ठीक है, दो सोर्स ले लेते हैं हम। एक सोर्स मान लीजिए फर्स्ट सोर्स 1, एक सोर्स सेकंड मान लीजिए, और इनकी वेवलेंथ को हम सेम रखते हैं। भाई वेवलेंथ चेंज नहीं करना है, वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ को चेंज नहीं करना है। मैं वेवलेंथ को चेंज करने पर तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को मान लें, इसकी इंटेंसिटी है 20 वॉट और इसकी इंटेंसिटी मान लें 50 वॉट है, तो इससे जो निकलने वाले हमारे फोटोन हैं वो सपोज करो ये फोटोन होंगे, और इससे निकलने वाले फोटोन, तो क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए? हाँ, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, यानी एनर्जी अब भी इनकी E इज इक्वल टू hc/λ है। अरे समझ में? हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो कंडीशंस अलग हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर आपको पता है कि वेवलेंथ चेंज हो गया, वेवलेंथ चेंज होने से तो इसकी इन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें केवल पढ़ना था कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, ठीक है। तो ये फोटोन के कंसेप्ट था कि फोटोन क्या होता है, ठीक है। क्लियर हुआ फोटोन का? चलिए, तो ये थी फोटोन की कहानी, ये था फोटोन आपका। और अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें आगे जो हम बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक फोटोन आपका क्लियर हुआ। क्या होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन समझना में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना होता है। अब एक चीज बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजेक्ट करना है, तो क्या उन्हें फ्री होना चाहिए? पहले तो सबसे पहली कंडीशन, हाँ उन्हें फ्री होना चाहिए। तो अगर हम एक मेटल प्लेट लेते हैं, भाई मेटल के पास आपको पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज करो ये कोई मेटल की प्लेट है, ठीक है, मेटल कोई भी हो सकती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह कुछ भी ले लीजिए, गोल्ड, सिल्वर। इसके पास क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ये फ्री कैसे हैं? क्या ये इस मेटल प्लेट को छोड़कर जा सकते हैं? मेटल प्लेट को छोड़कर नहीं जा सकते, बस ये रैंडमली मोशन कर सकते हैं, इस बात के लिए फ्री हैं, ठीक है। ये मेटल में फ्री हैं, लेकिन ये मेटल प्लेट को छोड़कर नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक हो सकता है कि भाई मेटल प्लेट को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन? आप बोल रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी ये मेटल प्लेट को छोड़कर नहीं जा सकते। तो देखिए, इसका हम एक लॉजिक समझ सकते हैं कि सपोज करो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन से मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहां से ये जाएगा तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आ रहा है सर में? ये रियलिटी में एक रियल पार्टिकल नहीं होता है, एक पार्टिकल होता है, अजम्पशन है। अभी आप इसे सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे, और ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम होल भी बोल देते हैं। बाद में सेमीकंडक्टर में आप इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके प्लेस पर एक कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या इनके बीच में कूलाम फोर्स नहीं लग जाएगी? कूलाम फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी इनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? ये वापस आ जाएगा यहीं। अरे सर में भाई, इनके बीच में कूलाम फोर्स लगेगी, पढ़ा है हमने, कूलाम फोर्स होती है F = K Q1 Q2/r²। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई इनके बीच में ये फोर्स लगेगी, तो जाएगा कहीं? तो वापस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? ये वापस आ जाएगा यहीं, तो ये जा ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशंस हमने देखा है कि सपोज करो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो मेटल प्लेट में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की या इस इलेक्ट्रॉन की या किसी की बात करें, तो क्या ये आपस में पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं लगाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी भी तो लगाएंगे आपस में। तो इस इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से भी ये बाहर नहीं जा सकता है, यानी मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसके ऊपर देखो, एक तो ये फोर्स लगी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी भी लगी हुई है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ है अंदर भाई? क्यों नहीं जा सकता है?
कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी हुई है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी लगी हुई है। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री है मेटल सरफेस में लेकिन बाहर नहीं जा सकता। तो ये कारण हो गए हमारे दो। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। अब लेकिन हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है भाई यहाँ से, जब ये कुछ काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन रियलिटी में है क्या कि हम किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मेटल सरफेस से इजेक्ट करा दें। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इमिशन किसको बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस by which free electrons of metal can eject from there। आगे समझ में भाई, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको वहां से इजेक्ट करा दें कोई प्रोसेस लगाकर। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, अब कुछ देना पड़ेगा हमें, इसमें एनर्जी वगैरह देनी पड़ेगी। अरे सुन भाई, एनर्जी देंगे तभी तो हो सकता है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूवली घूम रहा है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेने के बाद ये इस मेटल सरफेस को छोड़ दे यहाँ से। तो वो प्रोसेस हमें पढ़नी है। तो इसमें जो होती हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉन इमिशन में प्रोसेस हैं, इसमें रियल 3 प्रोसेस होती हैं और बुकों में 4 भी दे रखी हैं किसी में, तो 3 और 4 होती हैं। मैं आपको 4 भी बता दूंगा। ठीक है, रियलिटी में तो वैसे हम समझते हैं तो 3 होती हैं, तो मैं आपको 4 जो 4th वाली है उसको भी बता दूंगा। तो पहली में पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको? चलिए फर्स्ट है हमारी थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन तो हम समझ में आ रहा है। थर्मियोनिक्स इट्स अ मीन्स टेम्परेचर, इट्स अ मीन हीट। यानी हम मेटल प्लेट को कुछ हीट दे दें या उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसमें जो थर्मल एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वहाँ से, उनके बॉन्डिंग्स वगैरह जो है वो टूटेगी, वाइब्रेशन होंगे तो इजेक्ट हो सकता है। तो थर्मोनिक इमिशन का सीधा सीधा सा मतलब होता है किससे? जो गिवन हीट और राइज टेम्परेचर। ठीक है, जो गिवन हीट और राइज टेम्परेचर ऑफ मेटल प्लेट। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहले बताया, हम थोड़ा समझा देंगे तो आप आराम से इजीली बना भी दोगे इसे। तो कि हम किसी मेटल सरफेस को भाई हीट दे दें, सपोज करो वो हीट कैसे भी दे दें इस तरह से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई थर्मोनिक इमिशन। सेकंड है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक समझ में आ रहा है? कुछ हमें लाइट्स फॉल करानी पड़ेगी, फोटोन वाली कहानी आ गई। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं पढ़ रहे, केवल हम यहाँ पर इमिशन पढ़ रहे हैं। हमें कुछ यहाँ लाइट गिरानी पड़ेगी हमें। ठीक है, लाइट कैसी गिराएंगे? देखिए अभी हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा, सो F इज इक्वल टू C बाई लेमडा। लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, आया सुन में? लो वेवलेंथ की लाइट और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। भाई लो वेवलेंथ कर दो,
और हाई फ्रीक्वेंसी कर दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। तो हमें कुछ यहाँ से लाइट फॉल कराएंगे मेटल सरफेस पर, और मेटल सरफेस पर जब लाइट फॉल होगी तो हमें समझ में आ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाएगी, और इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से इजेक्ट हो सकते हैं। अरे तो इस प्रकार के इमिशन को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू फोटोन। समझ में आ रहा है? लाइट के द्वारा हो रहा है। और कैसी लाइट लेनी है हमें? लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? डिटेल में पढ़ना है, मैं डिटेल में से पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आएगा ये हमारा, ठीक है जी। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें क्या करना है कि मेटल सरफेस के आसपास हमें एक हाईली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें। सपोज करो ये पॉजिटिव, ये पढ़ा है आपने, कैपेसिटर का सा कंसेप्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसमें इस तरह से, और इस पर अगर आप यहाँ मेटल प्लेट्स रख दो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैं समझ में आ रहा है, तो फोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो सकते हैं। भाई हमने पढ़ा है V = E/d, तो E = V/d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ रहा है, देखिए V/d। लेकिन यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई लगाना पड़ता है, करीब 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतना फील्ड लगाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। और फोर्थ वाला जो मैं बता रहा था, रियलिटी में तो 3 होते हैं, फोर्थ वाले भी एक पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ बुकों में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं वो सेकेंडरी इमिशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, सेकेंडरी इमिशन। ये क्या होता है? इसमें कहता है कि जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हम अगर मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कर दें तो क्या वो अपनी एनर्जी इन फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। भाई कोलिजन होगा, कोलिजन में तुम्हें पता ही है कि फोटोन में तुम्हें बताया था, फोटोन में एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल। और इनमें जो कॉलिजन होता है वो भी इलास्टिक कॉलिजन होता है, ये भी हमें याद रखना है, इलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट पर स्ट्राइक कर दें तो वो अपनी एनर्जी इन फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से इजेक्ट हो सकते हैं। तो ये किसके कारण हो सकता है? ये हो सकता है ड्यू टू स्ट्राइक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन strike due to strike high energy electron to the metal plate, तो free electrons of metal plates can eject फ्रॉम देयर। ठीक है, ये सब ये भी कहानी में बता रहा है कि मतलब एनर्जी, मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। हम प्रॉपर नहीं बोल सकते कि हम एक एनर्जी दें, जैसे फोटोन है, फोटोन को टकरा दें तो उससे पक्का ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, कब जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस आनी है कि कब इजेक्ट होना है, कब इजेक्ट नहीं होना, ठीक है। लेकिन अभी वो सब आइडिया लगाया उन्होंने, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये थी 4 प्रोसेस इलेक्ट्रॉन इमिशन की, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और था इसमें छोटा सा, जिसे हम पढ़ रहे थे वर्क फंक्शन एनर्जी। उसके बिना ये सब इमिशन बेकार हैं, हमें पहले वो चाहिए। तो वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई नॉट बुकों में लिखा हुआ है, फाई नॉट ऐसे डिनोट करते हैं। क्या होती है वर्क फंक्शन एनर्जी?
it is the minimum required energy, it is the minimum required energy by which electron get eject from the metal surface। क्लियर है? दोबारा समझ लें, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। मैंने बोला था ना कि एनर्जी की कंडीशंस होती है कि ऐसा नहीं है फोटोन मतलब मेटल प्लेट पर डाले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, डिपेंड करते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी पर, फ्रीक्वेंसी पर, सब चीज पर डिपेंड करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे अभी हम कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम फॉल कराएं तभी इजेक्ट हो सकता है, उससे कम में नहीं होगा। तो ये भी वही एनर्जी है कि मिनिमम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वर्क फंक्शन एनर्जी को क्या डिनोट कर सकते हैं? हम बताते हैं कि इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी by which electron eject from metal surface। ठीक है, मतलब एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो डिपेंड करती है मेटल पर ही, उससे अगर हम उस एनर्जी को देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, जिसे हम फाई या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, और इसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। याद रखना है हमें, फाई नॉट मतलब इनिशियल वर्क फंक्शन एनर्जी बोल सकते हैं, भाई इसको एनर्जी को बढ़ाते चले जाएंगे, इनिशियल बोलना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसे मेजर करते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन एनर्जी डिपेंड ऑन मैटर, ये हमने पहले बताया, हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन एनर्जी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि वर्क फंक्शन एनर्जी कांस्टेंट, मतलब एक हमें गिरानी है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरा दी तो वो आयरन से भी इजेक्ट कर सकती है, कॉपर से भी इजेक्ट कर सकती है, या गोल्ड से भी इजेक्ट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन को आपको पता है भाई वहाँ पर वो डिपेंड करती है। तो मिनिमम हम देखते हैं कि इसमें से वर्क फंक्शन एनर्जी की टेबल आपको बुक में मिल जाएगी। जैसे बात करें कि हम इसके लिए वर्क एनर्जी कम से कम 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर पोटेशियम की बात करें तो देखिए इसके लिए वर्क फंक्शन एनर्जी हमारी बढ़ जाती है 2.30 समथिंग है। ठीक है, कोई ज़्यादा नीड नहीं है इनकी हमें, और जैसे जैसे मेटल्स बढ़ती चली जाएंगी उनके लिए भी वर्क फंक्शन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन एनर्जी को हमें पढ़ना है। तो वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी। इट्स मेजर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ पर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसा एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड हर्ट्ज ने, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता है। तो ये चैप्टर मैंने तुम्हें बताया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट वाइज है, पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कुछ भी नहीं रटना, कोई डेरिवेशंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि जो एनर्जी हम देते हैं क्या वो टोटल बस इनको निकालने के ही काम आती है। भाई वहाँ भी हमें समझ लगा आ रहा है। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकाल दिया तो वो तो फिर वापस आ जाएगा उसी में। आ रहा है, तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं इंटरेस्टिंग, हम इसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देंगे जो आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।